हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइज, इस वीडियो में हम डेवलपमेंटल टॉपिक्स का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका डाउट मेरे पास आता है कि क्या मैम करंट अफेयर्स जो हैं वो आपकी वीडियो से इनफ होंगे। तो गाइज देखिए, इस चीज़ में मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर सकती हूँ। मैंने बिल्कुल डेप्थ में जाके जो है EPFO स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स को कवर किया है। पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस हो गया, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, डेवलपमेंट टॉपिक अभी हम कर ही रहे हैं। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट करके जो है आप इसको कर सकते हैं। हमें भी आपको ज़्यादा दिन नहीं रखना टॉपर स्टॉप पे, सिलेक्शन लो और जाओ। जस्ट किडिंग यार, मतलब यू आर वेरी डियर टू अस। पर ये ऐसा है कि आप यहाँ से कर सकते हैं करंट अफेयर। और एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ कि जो माइंड मैप हमने शुरू किए हैं, तो अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर स्पेसिफिकली कोई वीडियो नहीं बनाई है अलग से, क्योंकि आज से हम माइंड मैप के थ्रू 4 गवर्नमेंट स्कीम को एक माइंड मैप के अंदर कवर करेंगे। उससे क्या होगा कि देखिए, एक्स्ट्रा ज्ञान क्यों लेना आपको, आप अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पढ़िए बस। तो 4 गवर्नमेंट स्कीम का एक माइंड मैप की वीडियो में होगा, जिससे कि कुछ ही माइंड मैप्स की वीडियो में आपकी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स कवर हो जाएंगी मोस्ट इजीएस्ट वे में। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सारी अनाउंसमेंट हो गई। तो फर्स्ट आता है न्यू वेज कोड बार्स बोनस फॉर दोज फेसिंग सेक्स अब्यूज चार्जेस। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपनी इंडस्ट्रियल लॉज को पढ़ते हैं, लेबर लॉज को पढ़ते हैं, तो उसमें जब हमने बोनस एक्ट पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारी कंडीशंस होती है, जैसे कि अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई डैमेज हो जाता है प्रॉपर्टी को कंपनी की, तो फिर आपको बोनस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो उसी प्रोविजन के अंदर जो है एक नया आया है, डेट इज सेक्स अब्यूज। तो अगर किसी कंपनी के अंदर किसी मेल का या फिर फीमेल का सेक्स अब्यूज किया जाता है किसी दूसरी एम्प्लॉय के थ्रू ही या एम्प्लॉयर के थ्रू, तो यहाँ पे बेसिकली बोनस उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयर तो मतलब उसको तो बोनस मिल नहीं रहा, तो उसका तो कैंसिल होगा। तो यहाँ पे बेसिकली किसका किया जा रहा है, एम्प्लॉय का किया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोविजन जो है वो नया ऐड किया गया है कोड ऑन वेजेस बिल के अंदर, जिसके अंदर की सेक्सुअल हरेसमेंट जो होती है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, आप जो है वो वर्बल कर रहे हैं, आप टच कर रहे हैं किसी को, या फिर आप इस तरीके का ऑफेंसिव मटेरियल उनको भेज रहे हैं, तो फिर जो है वो उनको बोनस नहीं मिलेगा उनके एम्प्लॉयर के थ्रू। ठीक है, रिलेटेड प्रोविजंस क्या है न्यू वेज कोड के अंदर, तो यहाँ पे कन्विक्शन फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट जो है उसको एक नया ग्राउंड दे दिया गया है टू बोनस पे आउट टू द एम्प्लॉइज। अब तक जो एक्सटेंड लॉ थी उसमें क्या होता था कि बोनस जो था वो एम्प्लॉइज को नहीं मिलता था फ्रॉड की वजह से, वायलेंट कंडक्ट की वजह से, या फिर उन्होंने कोई चोरी करी है या फिर किसी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, तब नहीं मिलता था। अब सेक्सुअल हरेसमेंट भी कर दिया गया है। उसी के साथ आपको याद रखना है कि ये वाला जो प्रोविजन ऐड किया गया है कोड ऑन वेजेस के अंदर, वो एक एक्स्ट्रा सेफगार्ड है किसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट लॉ ऑफ 2013, जो कि कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, स्पेसिफिकली फीमेल वर्कर्स के ऊपर। तो यहाँ का जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा स्पेसिफिकली, कि जो फार्म्स होंगे उनको एक कमिटी सेटअप करनी होगी, डेट इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। ये जो है कंप्लेंट्स में जाके इंक्वायर करेगी अगर किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट दूसरे एम्प्लॉय ने कंप्लेंट फाइल किया। ठीक है, ये कमेटी जो होगी वो रिकमेंडेशन देंगी एम्प्लॉयर को कि वो जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट उसको ले कंप्लेंट्स के अंदर। एक चीज़ आपको याद रखनी कि अगर आईसीसी ने किसी कंप्लेंट को अपहोल्ड कर लिया, मतलब कि सबमिट कर लिया, तो फिर जो है वो एक कन्विक्शन की तरीके से ही देखा जाएगा। तो आईसीसी जो होगा वो बहुत सोच समझ के जो है किसी की इंक्वायरी शुरू करेगा या फिर किसी कंप्लेंट को कंसिडर करेगा। जैसे ही उसने कंप्लेंट को कंसिडर किया वो कन्विक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो आईसीसी है उसके पास पावर आ जाएगी कि वो किसी पर्सन को गिल्टी जो है वो फाइंड कर सकता है और देन रिपोर्ट कर सकता है पुलिस को। और सेक्सुअल हरेसमेंट जो है अगर वो नहीं होता है ऐसा कुछ, तो वो पुलिस केस में भी बाकी में बदल सकता है और उसके बोनस को कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है मैंडेटरी पैकेजिंग इन जूट मटेरियल। तो यहाँ पे जो आपको प्रीलिम्स का फैक्ट याद रखना है वो बस इतना सा रखना है कि कैबिनेट ने एक्सटेंशन कर दिया है नॉर्म्स का, जो कि मैंडेटरी पैकेजिंग इन जूट मटेरियल से डील करता है। यहाँ पे 100% फूड ग्रेन्स और जो 20% शुगर है वो जूट बैग्स के अंदर मैंडेटरी मतलब कंपलसरी पैक होंगे। ये वाला जो डाटा है आपको अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि किसके अंडर जो है ये पैकेजिंग की गई है। दूसरा प्रीलिम्स का पॉइंट, तो द जूट पैकेजिंग मटेरियल कंपलसरी यूज इन पैकिंग कमोडिटी एक्ट जो है 1987 का, उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि जो जूट होता है उसको आप पैकेजिंग मटेरियल की तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर सर्टेन कमोडिटीज। और अब जो है ये क्राइटेरिया भी सेट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूज आती है, दैट इज अबाउट कंट्रीज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि कहाँ पे इसको सेटअप किया गया है और किसके अंडर किया गया है, ये 2 प्रीलिम्स के पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि फर्स्ट एवर जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो असम के अंदर सेटअप किया गया है। ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एयर, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, हर तरीके का लोगों को जो भी यहाँ पे आके सेटअप करना चाहते हैं।
या फिर डील करना चाहते हैं, किसके अंडर इसको डेवलप किया गया? तो जो भारतमाला परियोजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंडर इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आता है गुप्कर डिक्लेरेशन। इसको सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है कि क्या हुआ है, कश्मीर के अंदर हुआ है। क्या होता था पहले कि अगस्त 4 2019 को फर्स्ट गुप्कर जो डिक्लेरेशन थी वो साइन हुई थी। क्यों हुई थी सॉरी, क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पे जितने भी 6 पॉलिटिकल पार्टीज थे वो एक साथ आई और आर्टिकल 370 को जो हटाया गया था उसके अगेंस्ट अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए इसको साइन किया गया था, जिसको गुप्कर डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के। नेक्स्ट आता है व्हाट इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसके ऊपर जो है मैंने स्पेसिफिकली अलग से वीडियो बनाई थी और एक जो है वो मैं आपको सजेशन भी देना चाहती हूँ और वो मेरी कंप्लेन भी है कि गाइस क्या होता है कि आपने अपने आप को, मतलब कि मैं सारे सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रही, बट क्या है कि आपने जो है अपने आप को एक लिमिट में कर दिया है कि अगर उसके ऊपर ईपीएफओ लिखा होगा और अगर वो डेवलपमेंट टॉपिक है या ये वाला टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, तो हम उस वीडियो को देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे लिए ऑनेस्टी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मुझे पता है मैंने चीज़ें जो हैं वो फेस की हैं अपने पास टाइम में, इसी वजह से मैंने टॉपर स्टॉप शुरू किया था ताकि आपको कोई भी जो है मिसगाइड ना कर सके। जो स्ट्रगल मैंने किया वो आप ना कर सके। तो अगर मैं थंबनेल पे यूपीएससी ईपीएफओ लिख रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए है। ये चैनल बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा कि आपको कुछ भी पढ़ा रहा है ये कह के कि आपके ईपीएफओ में पूछ लिया जाएगा। ये गलत मीन्स हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आपको थंबनेल पे यूपीएससी ईपीएफओ दिख रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ कि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये वाले के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, वो ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं देखी, तो मैंने अभी इसके अंदर इसको इंक्लूड किया है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो किसके लिए होता है? बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर होता है उसके अंदर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है उसका इंडिकेटर होता है कि वो बिजनेस एक्टिविटी किस तरीके की हो रही है। यहाँ पे जो होता है वो सर्वे बेस्ड मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं ताकि जो की बिजनेस होता है उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं प्रीवियस मंथ में, वो चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसी को बेसिकली यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे जो पीएमआई नंबर होता है वो 0 से 100 तक जाता है। पीएमआई अगर 50 से ऊपर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि पिछले महीने के कंपैरिजन में जो सेक्टर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर वो सर्विस सेक्टर हो, वो क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। वहीं पे अगर पीएमआई जो है वो 50 से कम है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और अगर 50 की है तो इसका मतलब कि कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ आया, तो ये वाला डाटा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है डेट इज किसान सूर्योदय योजना। पीएम मोदी ने रिसेंटली इसको गुजरात के अंदर जो है वो लॉन्च किया है। ये किस लिए है आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। एक ये पूछ लिया जा सकता है कि कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो गुजरात के अंदर किया गया है। और क्यों किया गया है कि जो फार्मर्स हैं पूरे दिन उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके ताकि वो अपना इरिगेशन और फार्मिंग इजीली कर सके। इस वजह से किसान सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है यूके टू पार्टनर फॉर डेवलपिंग गिफ्ट सिटी। फर्स्ट प्रीलिम्स का पॉइंट आपका यहाँ पे क्या बनता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि गिफ्ट सिटी में जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगी। तो वो क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम हो गया पार्टनर। यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो ये एक न्यू फंड ऑफ फंड्स जो हैं उनको सेटअप करेंगे जिनको मैनेज किया जाएगा एसबीआई के थ्रू, जो जिससे कि ये इन्वेस्टमेंट यूके से कहा जाएगी इंडिया के अंदर आ जाएगी। गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म क्या है? डेट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी, जो कि गांधीनगर के अंदर सिचुएटेड है और ये इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अबाउट गोवा डिक्लेयर फर्स्ट हर घर जल स्टेट। तो डायरेक्टली इसमें क्या होगा कि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये उस कैटेगरी के अंदर है। तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपसे प्रीलिम्स में कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि हर घर जल के अंदर फर्स्ट स्टेट बना है पूरी तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोवा हो जाएगा। इसके अंडर क्या है हर घर जल स्टेट के अंदर कि इस मतलब कि किसी स्टेट के अंदर जो रूरल हाउस होल्ड्स है, हर रूरल हाउस होल्ड को जब टैप वाटर कनेक्शन मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वो हर घर जल स्कीम के अंदर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है स्टेट ने टैप वाटर है वो कितने 2,30,000 रूरल हाउस होल्ड्स को टोटल प्रोवाइड किया है। एक बार इस स्कीम को ओवरऑल देख लेते हैं। तो जो जल शक्ति मंत्रालय है ने उसने इस स्कीम को लॉन्च किया था, किसके अंडर किया गया था? तो जल शक्ति अभियान के अंदर इसको लॉन्च किया गया था टू एंश्योर हर घर जल टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाय 2024। तो ये वाला जो डाटा है 2024 का, ये आपको याद रखना है अंडर जल जीवन मिशन। और उसी के साथ जो फोकस रखा जाएगा वो रखा जाएगा
कि लोकल लेवल पे किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है, किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से हो रही है। एक चीज़ बता दूं कि अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF पोस्ट कर दूंगी, नेक्स्ट डे पोस्ट होती है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ अ ब्लू फ्लैग बीच। आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ब्लू फ्लैग बीच होता क्या है और कौन कौन सी बीच हमारी कंट्री के अंदर इसमें कैटेगराइज्ड है। तो ये क्या होता है, बेसिकली इट इज अ इको टूरिज्म मॉडल विच मार्क्स आउट बीचेस एज प्रोवाइडिंग टूरिस्ट बीच गोअर्स क्लीन एंड हाइजीनिक बाथिंग वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीच के पास है वो कितना क्लीन है, कितना हाइजीनिस्ट है, वो मेंटेन करना क्या होता है ब्लू फ्लैग बीच के अंदर होता है। तो जो बीचेस इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर को, फैसिलिटीज को और एक हेल्दी इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं ताकि टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्ट और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एरिया का करता है, वो ब्लू फ्लैग बीच के अंदर आता है। आपको एक टर्म जो अच्छे से याद रखना है वो रखना है, इट इज़ अ इको टूरिज्म मॉडल। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी हैं बीचेस कंट्री के अंदर जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उनको मिला हुआ है, प्रपोज्ड है, ठीक है, ये याद रखना आपको कि प्रपोज्ड है उसके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है गुजरात से शुरू करते हैं तो शिवराजपुर बीच जो है वो आती है, उसके बाद दीव के अंदर जो है घोगला बीच आती है, महाराष्ट्र के अंदर भोगावे बीच आती है, गोवा के अंदर जो है मिरामार बीच आती है, कर्नाटका के अंदर पदुबिद्री एंड द करास्को बीच आ गई। फिर देन आपका जो लक्षद्वीप का एरिया आ गया, इसके अंदर बनागरम बीच आ जाती है, केरला के अंदर कप्पड़ बीच आ जाती है, वहीं पे उड़ीसा के अंदर अगर हम ईस्टर्न पोर्शन में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आती है गोल्डन बीच। फिर आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो ऋषिकंडा बीच आती है, ऋषिकंडा बीच जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है। उसी के साथ अंडमान एंड निकोबार में जाते हैं तो राधानगर बीच आ गया, एंड पुडुचेरी के अंदर ईडन बीच हो गया, और जो कोलावम बीच है वो किसके अंदर आ गया, तमिलनाडु के अंदर आ गया। नेक्स्ट आते हैं डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है कि ड्रिप का जो फेज़ 2 एंड फेज़ 3 है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, डेट इज डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये क्यों किया गया है, देखिए एक पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है वो वर्ल्ड बैंक और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन दोनों के थ्रू जो है वो मिलके सारी की सारी फैसिलिटीज़ या फिर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जाती है ड्रिप प्रोजेक्ट के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है ये 10 साल की ड्यूरेशन, 10 ईयर्स ड्यूरेशन के लिए जो है वो शुरू हुआ था 2 फेसेस के अंदर, जिसमें कि 6 ईयर्स की ड्यूरेशन जो है और 2 ईयर्स की ड्यूरेशन रखी गई थी फ्रॉम अप्रैल 2021 टू मार्च 2031। ये वाला जो टाइम पीरियड है आपको याद रखना है। नीड इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर हम एक ग्लोबल डाटा की बात करते हैं तो चाइना और यूएसए के बाद इंडिया जो है वो ग्लोबली 3rd रैंक रखता है एट द नंबर ऑफ लार्जर डैम्स, मतलब कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ डैम्स इंडिया के अंदर प्रेजेंट है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये इंपॉर्टेंट बनता है। ड्रिप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट था ये लॉन्च हुआ था 2012 के अंदर, किसके थ्रू किया गया था, तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो है जिसको की असिस्टेंस मिली थी वर्ल्ड बैंक और किसका, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक के थ्रू, एंड देन इसको शुरू किया गया था। ऑब्जेक्टिव इसके क्या थे कि यहाँ पे जो भी सेफ्टी और जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होती है सिलेक्टेड एग्जिस्टिंग डैम्स की, उनको उनको जो है डेवलप किया जाता है। फैक्ट्स जो आपको प्रीलियम्स के लिए 2 याद रखने हैं वो ये है, फर्स्ट इज धर्मा की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, दैट इज डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग। इट इज़ अ सिस्टम टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द डैम्स। तो डैम्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इसको शुरू किया जाता है। और कितने स्टेट्स जो है, मतलब हाउ मेनी स्टेट्स आर यूजिंग दिस स्कीम, तो टोटल 18 स्टेट्स आर यूजिंग। एंड नेक्स्ट इज सिस्मिक हैजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको नाम दिया गया है शेसियस का, मतलब आई डोंट नो कि इसको ढंग से कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट सिस्टमिक हैजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसको भी डेवलप किया गया है। तो यू हैव टू नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट आता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में। तो जो एनपीसी है उसको एक्रेडिटेशन ग्रांट कर दिया गया है, किसके थ्रू, बाय द नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, एंड उसी के साथ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। तो इस काउंसिल के बारे में आपको इसलिए याद रखना है, फुल फॉर्म आपको इसकी याद रखनी है। और ये जो है एनपीसी वो क्या करता है, यहाँ पे बेसिकली ये करता है फूड सेफ्टी ऑडिट एंड साइंटिफिक स्टोरेज इंस्पेक्शन, एंड इसका ऑडिट वर्क किसका, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। ये जो है ये मैंने इकोनॉमी की वीडियो में भी कवर किया था, आपको याद होगा, थोड़ा सा डेवलपमेंटल टॉपिक की कैटेगरी के अंदर भी आता है, देन मैंने इसको अगेन याद किया है कि जिनको याद होगा तो उनका रिविजन हो जाएगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए डेवलपमेंट टॉपिक नया हो जाता है। तो ये जो एग्रीडिटेशन है ये 3 ईयर्स के टाइम
टाइम पीरियड के लिए वैलिड होगा। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी कि ये होगा इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स जो होती है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की, वो अच्छी तरीके से कर सकता है। बाकी ये जो डिटेल्स है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आजीविका मिशन। ऑफिशियल नेम इसका क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दैट इज NRLM। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि अगर आपसे इस नाम से पूछा जाता है तो भी पॉइंट सेम रहेंगे, और अगर राष्ट्रीय आजीविका मिशन दे दिया जाएगा तो भी आपको याद रखना है कि इसके थ्रू जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसको इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज राष्ट्रीय आजीविका मिशन को। और मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे बेसिकली जो रूरल पुअर वीमेन होती है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर, ताकि जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को उनके अंदर उनको सपोर्ट किया जा सके, और जो पॉवर्टी के अंदर वो रह रही होती है उससे बाहर उनको निकाला जा सके। सब स्कीम्स जो है वो DRRM के अंदर क्या क्या आती हैं? तो सबसे पहली जो स्कीम आती है वो आती है RSETIS, डेट इज रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनी होता है उसको एक बैंक क्रेडिट मिल जाता है, उसके बाद वो अपना खुद का माइक्रो एंटरप्राइज जो है वो शुरू कर सकता है। नेक्स्ट स्कीम जो आती है वो आती है स्वैप की, डेट इज स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इट दिस फैसिलिटेट द रूरल पुअर फॉर सेटिंग अप ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस। ये हो गया। और लास्ट आ गया यहाँ पे आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वो रूरल एरियाज में प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो रूरल पुअर को मिल सके। तो ये सारी ही स्कीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है स्कल इंटरनेशनल एशिया एरिया। तो ये मैंने क्यों डाला है? क्योंकि पहली बात तो ये जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। दूसरा क्या है कि जब अभी आया था मतलब कि कोरोना का टाइम आया था, तो उसके बाद फोकस क्या किया गया कि टूरिज्म सेक्टर को डेवलप कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट है, जैसे बैन हो गया था पहले घूमना, तो इस वजह से भी इसको डेवलपमेंट टॉपिक के अंदर अच्छे से इंक्लूड किया जा सकता है। तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 5th एनुअल स्कल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस जो है उसको 2021 के अंदर होस्ट करेगी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसको फाउंड कब किया गया था? तो ये 1934 के अंदर जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ये एक अकेली ऐसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल टूरिज्म और जो फ्रेंडशिप है टूरिज्म इंडस्ट्री की उसको प्रमोट करती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव होते हैं टूरिज्म सेक्टर के, बस इतना याद रखना है। और जो इट इज़ एन एफिलिएटेड मेंबर ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये जो स्काई है SIAE है, ये किसका है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का एक एफिलिएटेड मेंबर है। और ये हर साल एक एनुअल वर्ल्ड कांग्रेस जो है उसको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर करता है। नेक्स्ट आता है DNA बार कोडिंग वर्क। यहाँ पे आप सिंपली क्या देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल इससे देखते हैं, फिगर से देखते हैं कि एक जो है अननोन ऑर्गेनिज्म था, वो देखा, उसको पकड़ लिया, हमें नहीं पता कि वो किस कैटेगरी के अंदर है, किस स्पीशी के अंदर है, क्या उसके अंदर जेनेटिक कोड है। ठीक है, उसका जो DNA है वो निकाला गया, DNA जो है उसका बार कोड किया गया। बार कोड का ये मतलब नहीं है कि उसकी इस तरीके की से लाइन हो गई। बार कोडिंग का क्या मतलब होता है कि DNA के अंदर जो आपके बेसिस होते हैं, डेट इज एडेनिन हो गया, प्यूरिन और पिरामिडिन बेसिस होते हैं, उनको जो है वो अरेंज किया जाएगा। जैसे एक तरीके से ये देख लीजिए, इसको जो है फिर क्या किया जाएगा? बार कोड डाटाबेस निकाला जाएगा, मैच किया जाएगा और फिर आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि ये जो इंसेक्ट पाया है या फिर ये जो एक न्यू तरीके की स्पीशी आई है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, किस जीनस से बिलोंग करती है, एंड देन फिर उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है। ये क्या होता है? DNA बार कोडिंग होता है, जिसको कि अभी न्यूज़ के अंदर इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ से रिलेट करके बताया गया है। तो अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज इंटरनेशनल बार कोड ऑफ लाइफ, तो ये क्या होता है? बेसिकली DNA बार कोडिंग होती है। ग्लोबल साइंस में इसको किया जाता है ताकि किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, अननोन ऑर्गेनिज्म है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो आई होप आपके फिगर से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020 के बारे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड जो इंटरनल ट्रेड है उसके थ्रू ये अवार्ड्स 2020 के लॉन्च किए गए हैं। ये फर्स्ट एडिशन है जिसके अंदर 12 सेक्टर्स की एप्लीकेशंस को इन्वाइट किया गया है और इन 12 सेक्टर्स के अंदर 35 कैटेगरीज जो हैं वो टोटल रखी गई हैं। 12 सेक्टर्स कौन कौन से? सबसे पहले इसमें आ जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, देन एजुकेशन, इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, एनर्जी आ गया, फाइनेंस आ गया, फूड, हेल्थ, इंडस्ट्री, स्पेस, सिक्योरिटी, टूरिज्म एंड अर्बन सर्विसेज। तो ये वाली लिस्ट आपको याद रखनी है। इसी के साथ अगर हम अवार्ड की बात करें तो क्या रिवॉर्ड दिया जाता है अगर इसके अंदर स्टार्टअप के अंदर, तो जो विनिंग स्टार्टअप होता है उसको 5 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज दिया जाता है और उसी के साथ उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो रिलेवेंट पब्लिक अथॉरिटीज़ में का जो है जाके सॉल्यूशंस निकाले कॉर्पोरेट्स का, और उसी के साथ एक एक्सेप्शनल इंक्यूबेटर के लिए ₹15
15 लाख रुपीज़ का अवार्ड कैश प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कमत पैनल रिपोर्ट के बारे में। ये जो है मैंने इकोनॉमी में बता रखा है, बट अगेन वही चीज़ है कि उसमें जिसने नहीं देखा वो एक बार जस्ट यहाँ पे ब्रीफ में देख ले, और जिसने देखा है तो उसकी रिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ पे केवी कमत कमेटी जो है उसने रिपोर्ट दी है ऑन द रिकमेंडेशन टू बेल आउट सेक्टर अफेक्टेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। स्पेसिफिकली याद रखने की कौन सी कमेटी जो ऐसी है जिसने की रिकमेंडेशन दी है कि जो सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं कोविड-19 से उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके, तो कमत कमेटी आ गया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो काम किया गया है वो कहा गया है कि जो कॉर्पोरेट लोन्स है उनका रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया जाए एक टाइम के लिए, जो अभी कोविड-19 से अफेक्ट हो गए हैं। तो रिकमेंडेशंस के अंदर जो है वो ग्रेडेड अप्रोच को रखा गया है ताकि जो स्ट्रेस्ड अकाउंट्स है कॉर्पोरेट सेक्टर्स के उनको रिस्ट्रक्चर किया जा सके, और जो सीवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑन बोरोअर्स के ऊपर हुआ है कि मतलब बोरोअर्स ने जो है वो लोन भी ले लिया और फिर एकदम से लॉकडाउन वाली सिचुएशन आ गई तो वो कैसे पे करेंगे उसको, तो यहाँ पे रिलीफ उनके लिए प्रोवाइड किया गया है। एक बार ये देख लीजिएगा आप, क्योंकि मैं इसको पहले डिटेल में देख चुकी हूँ, तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है यहाँ पे आयुष्मान सहकार। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ये जो स्कीम है ये है बेसिकली कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई कोऑपरेटिव आना चाहता है तो उसको असिस्ट किया जा सके, और किस तरीके से फंड्स प्रोवाइड करके या फिर लोन्स प्रोवाइड करके, डेट इज आयुष्मान सहकार। तो आयुष्मान आ गया तो वैसे आपको सिंपल सा पता चल जाएगा कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, जो कि एक ऑटोनोमस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर वो इस स्कीम को शुरू कर रहा है आयुष्मान सहकार को। और इसके अंदर क्या होगा कि एनसीडीसी जो है वो कोऑपरेटिव्स को टर्म लोन्स प्रोवाइड करेगा, मतलब कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करेगा ताकि वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। एक फंड जो है वो इसके लिए क्रिएट किया जाएगा स्पेसिफिकली। तो अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि अपने सुटेबल प्रोविजंस के साथ हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहती है, तो वो एनसीडीसी के फंड्स को अवेल कर सकती है। उसी के साथ एनसीडीसी जो है वो असिस्ट करेगा कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट्स है वो एलिजिबल कोऑपरेटिव्स को फंड प्रोवाइड कर सके। ये स्कीम जो है ये एक वर्किंग कैपिटल और जो मार्जिन मनी है वो भी प्रोवाइड करेगी जितनी भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। एंड एट द लास्ट द स्कीम वुड प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1% ऑफ वीवन मेजोरिटी कोऑपरेटिव्स। तो अगर कोई कोऑपरेटिव इंडस्ट्री या फिर कोई कोऑपरेटिव्स ऐसे हैं जिसके अंदर फीमेल्स हैं तो उनको 1% जो है यहाँ पे छूट भी दी जाएगी, जो भी इंटरेस्ट उनको देना होगा बाद में लोन के ऊपर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का डेवलपमेंट टॉपिक खत्म होता है। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पे अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स ऑन द वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।